जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन जो है आज सामान्य ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि इस सेट में सबसे पहले जो है ये जीके से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे फिर खाली स्थान दिया गया है कहते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता देंगे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्मांक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी उष्मांक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष जो है ये क्या मापता है, ये आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछ रहा है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1853। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो ये कहाँ दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो ये सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये सारनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, यानी समाज जो है किन आधार पर बांटी हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार जो है ये पेशा या कहा जाए व्यापार था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय के आधार पर या पेशा के आधार पर इसका विभाजन किया गया था समाज का पूर्व वैदिक काल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर खाली स्थान दिया गया है भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शुष्क हिम के नाम से भी जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अल्फा कण आवेशित होते हैं। अल्फा कण जो है ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, शून्य होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन बता रहे धनात्मक बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। जल प्रदूषण की रोकथाम का नियंत्रण यानी जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ, 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे।
अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि दसवंत जो है ये अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जो है ये कब दिया गया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो भी भाई बहन बता रहे हैं, अभिनव भारत बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अभिनव भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति जो है ये प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, आपसे पूछ रहा है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जनवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। लाइकेन फिर खाली स्थान दिया गया है प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन जो है ये किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सहोपकारिता बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग रोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये जीवाणु बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये राजस्थान में है, माउंट आबू के अरावली पर्वत पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं कि माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट आंसर। तो जो भी मित्र बता रहे हो 1992 में बिल्कुल सही बता रहे हो। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1992 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। विश्व में जूट का उत्पादन में भारत जो है ये प्रथम स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है, तो शाहजनवा में होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का तो याद रखना गोल क्रांति जो है ये आलू से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही बता रहे हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था मित्र ये क्या था? शहरीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये कंगारू है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिक्किम के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है मित्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। बिल्कुल सही होगा। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की। बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाता है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपको बताना है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, जो भी भाई बहन बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 66 जो है किससे संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ताजमहल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली की आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बनारस घराना वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बताएंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं सामने, इनमें से 3 जगह लगता है, एक नहीं लगता, उसका चयन करना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक में लगता है। कुंभ कहाँ कितने जगह लगता है? 4 जगह लगता है, जिनमें उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक। इसमें वाराणसी में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाराणसी में कुंभ मेला बिल्कुल भी नहीं लगता मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा कौन सा रंग होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल और नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक है महाराजगंज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं महाराजगंज की सीमा जो है ये नेपाल के साथ लगती है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं सिंगापुर, बिल्कुल सही बता रहे हो। सिंगापुर की राजधानी जो है ये सिंगापुर है। यहाँ कौन सा चलता है? तो यहाँ डॉलर चलता है। यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है मित्र? याद रखना डॉलर चलता है और यहाँ की राजधानी जो है ये सिंगापुर ही है और यह दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? दिसंबर 2023 चर्चे में रहा HD 110067 क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि नया खोजा गया सौर मंडल का नाम है HD 110067। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 38। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन क्रेडिट पहल जो है ये भारत ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो यहाँ 38 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है मित्र। अब आपके सामने आ चुका है हिंदी से संबंधित प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस दिए गए हैं। यानी बात करें मित्र जीके फुल सिलेबस के साथ यही बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग ये चारों सब्जेक्ट जो हैं आपको इसी ई बुक में मिल जाएगी। और कितने में मिल रही है? तो मात्र 49 रुपये में नहीं, मात्र 39 रुपये में मिल रही है 60% के डिस्काउंट के साथ। तो अगर आप मित्र लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है। यूपी पुलिस का फुल सिलेबस दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है। तो मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हो फुल सिलेबस के साथ। अगर लेना चाहते हो मित्र तो देखिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो। तो यहाँ मैंने जीके से संबंधित जो कि 38 क्वेश्चन दिया गया था इस सेट में मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा हिंदी से संबंधित प्रश्न आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39 से, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
अब आ चुका है मित्र सामान्य हिंदी से संबंधित पहला क्वेश्चन। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई है, फटाफट बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि या वर्ड। भाषा की मूल इकाई जो है ये ध्वनि या वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। इनमें बताना है कौन सा विकल्प जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुख दुख, फिर उसके बाद अल्प विराम, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। इसका राइट आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। यहाँ एक वाक्य लिखा गया है, वह इनसे एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। यहाँ क्या पूछ रहा है मित्र, संज्ञा पूछ रहा है। हाँ, ये जो वाक्य लिखा गया है वह इनमें से एक को जानता है, इसमें बताना है कि संज्ञा कौन सा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना एक जो है यहाँ संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें गुणवाचक सर्वनाम जो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी सर्वनाम प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक ये तीनों हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन मित्र गुणवाचक सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं होता। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं लेकिन गुणवाचक नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या होगा मित्र, विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्रिया जो है यहाँ देख रहा है, देख रहा है जो यहाँ क्रिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। मेरा बेटा हजारों में एक है, इसमें जो है हजारों एक ऐसा शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। मेरा बेटा हजारों में एक है, यहाँ हजारों जो ये विशेषण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस वाक्य में सभी विकल्प पुल्लिंग है। निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द जो हैं ये पुल्लिंग है, उस विकल्प का चयन करना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संचाल, पालन और गिरवा जो है ये तीनों जो है स्त्रीलिंग में है, बिल्कुल है। महत्व, बनावट और रौनक जो है ये तीनों स्त्रीलिंग में है, बिल्कुल है। पतलून और झल्लाहट, अछूड़ता ये तीनों जो है स्त्रीलिंग में है। लेकिन बात करें मित्र यहाँ पुल्लिंग पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह ये तीनों जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वचन के आधार असंगत शब्द युग्म है, यानी आपको बताना है किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन का असंगत दिया गया है, यानी एक वचन और बहुवचन को सही से नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली का बिल्लियां, खंभा का खंभे, रस्सी का रस्सियां, लेकिन पेड़ का पेड़ों नहीं होता। पेड़ का बहुवचन जो है ये पेड़ ही होता है, पेड़ों बिल्कुल भी नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेड़ का बहुवचन जो है ये पेड़ ही होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बताना है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती क्रिया का कौन सा रूप है, यानी आपको बताना है क्रिया का काल कौन सा रूप है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। हेतु हेतु मद भूतकाल है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। आकर्मक धातु से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं भाववाच्य बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है, यानी परिभाषा लिखी गई है। किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, उन्हें हम कारक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है, ये इसी में असंगत है, बाकी तीनों जो बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, यानी किसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्भय निर्दोष और निर्वाह में निर उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन निकृष्ट में निर उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी निर्भय निर्दोष और निर्वाह में मित्र निर उपसर्ग हो जाएगा, निकृष्ट में बिल्कुल भी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है, मिलाप मिलाप सॉरी मित्र, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप। मिलाप में आप प्रत्यय लगा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। कौन से में आपको बताना है कि विलोम सही नहीं लिखा गया है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है, बाकी तीनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं, लेकिन अस्थिर का स्थिर होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द है, अनिवार्य का विलोम विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो अनिवार्य का विलोम जो है ये वैकल्पिक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम जो है मित्र ये वैकल्पिक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। गंधर्व, पंचसर और पुष्प धनवा किस के पर्यायवाची हैं। ये जो तीनों लिखे गए हैं किसके पर्यायवाची समानार्थी हैं, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना कामदेव के हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोद या हर्ष, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये मोद या हर्ष हो जाएगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है, अंतर का अर्थ नहीं होता है की बात कर रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 58 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंतर का अर्थ जो होता है ये दूरी भी होता है, शेष भी होता है।
अंतर का अर्थ जो है ये दूरी भी होता है, शेष भी होता है और हृदय भी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं अपने अंतर से बताओ, यानी हृदय भी होता है, लेकिन आकाश बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, यानी संज्ञा से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ईश्वर से ईश्वरीय, झगड़ा से झगड़ालू, कुल से कुलीन, अज्ञान से अज्ञानता नहीं। अज्ञान से अज्ञानी होता तो बिल्कुल सही हो जाता, तो यही असंगत हो जाएगा मित्र। अज्ञान से अज्ञानता नहीं, अज्ञानी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वादी। जो मुकदमा दायर करते हैं उन्हें हम एक शब्दों में वादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को हम एक शब्दों में अनुयायी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसमें दीर्घ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है। ये जो तीनों जो है मित्र स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन हल संधि कोई संधि नहीं होती, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल संधि मित्र कोई संधि नहीं होती, विसर्ग संधि होती है, तो जो कि स्वर संधि का भेद बिल्कुल वही नहीं है। लेकिन वृद्धि, गुण और दीर्घ जो है ये स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। हल संधि बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास आपको बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 63, इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। इसमें कौन सा समास होगा? तो याद रखना, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़िएगा, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही लिखा गया है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यहाँ मित्र प्राण जो है यह बहुवचन है, तो उड़ गए होता तो बिल्कुल सही हो जाता। उड़ गए होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया गया उड़ गया, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। बाकी तीसरा क्या लिखा गया? आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, इसमें प्राण जो है ये बहुवचन होता है, तो यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया जाना चाहिए। उड़ गए होता तो बिल्कुल सही हो जाता। करुण रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। करुण रस का अस्थायी भाव आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 65 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, करुण रस का अस्थायी भाव जो है ये शोक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने छंदों की गणना किससे की जाती है? छंदों की गणना जो है किससे की जाती है? क्वेश्चन 66 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा, वर्ण और मात्रा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, सहु, जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है यहाँ सा वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 68 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना, देरिदा का जन्म जो है अल्जीरिया में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक दार्शनिक हैं, इनकी विचारणा सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है मित्र। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, उस रचना के लिए ये फेमस है। इनका जन्म जो है अल्जीरिया में हुआ था। कौन सी रचना है? तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो है ये देरिदा का
महत्वपूर्ण रचना है। इनका जन्म जो है मित्र, ये अल्जीरिया में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 69 आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। 69 का बताएंगे मित्र राइट आंसर। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ है सरफिया लूटे और कोयले पर मोहर। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति है। बहुत कंजूसी जो है ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है, बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चमड़ी दाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है बहुत कंजूसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। 71 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त काल। संयुक्त काल जो है ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल जो है ये हिंदी साहित्य का काल है, यानी काल विभाजन के अंतर्गत आता है, लेकिन संयुक्त काल कोई काल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है जो कि गद्यांश है। आप भी हमारे साथ गद्यांश पढ़िएगा, जल्दी जल्दी गद्यांश को पढ़ लेते हैं और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं तथा आप मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में ये एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी इस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक भवभीत होकर सुनता रहा और मन में पापबोधक का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं। कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट आशुर है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी कुछ मुझे पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, जिससे आस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं, मुझसे आस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे हैं। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वह लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में और न 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। अब आपको बताना है यह गद्यांश जो लिखा गया है, इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो गद्यांश से नहीं है, ये मुहावरा है। इसका अर्थ बताना है। 3 में न 13 में, इस मुहावरे का उचित अर्थ। 3 में न 13 में, इस मुहावरे का उचित होता है किसी भी गिनती में ना आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने भर्त्सना का तात्पर्य क्या है। भर्त्सना का तात्पर्य क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निंदा और तिरस्कार। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बताना है। लेखक की परेशानी का कारण था। लेखक की परेशानी का क्या कारण था, यह आपको बताना है। चलिए 2 ही ऑप्शन में आंसर दे दीजिए आप।
तो लेखक की परेशानी का कारण जो था मित्र, लेखक और उनके साहित्यकारों को भविष्य कभी नहीं क्षमा करेगा, जिससे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 75। इसका राइट आंसर बताना है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया, 75 आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया गया। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ इस सेट का मैंने 75 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। बाकी बचता है आपका मैथ और रीजनिंग, जो कि सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, उसे पूरा हल कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या हिंदी या जीके में, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं मित्र, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी। और इसकी पीडीएफ पूरा हल कर लेना। कहीं कोई डाउट है या नहीं समझ आता है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप में भेज देना, वहाँ आपको हल कराया जाएगा। तो मित्र आज के इस 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्लास आपको कैसी लगी हो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कहीं भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हो मित्र। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को ले सकते हो मित्र, जो कि रामबाण ई बुक है। यूपी पुलिस के फुल सिलेबस को कवर कर रहा है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के पूरे कंसेप्ट के साथ अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और मात्र 39 रुपीज़ में आप इस ई बुक को ले सकते हो। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।